हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। तो आपने ऐसे मार्केट में कहानियां सुनी होंगी कि 25-30 साल पहले अगर आपने इन्फोसिस या विप्रो में इन्वेस्ट किया होता तो आज आप करोड़ों के मालिक होते। या फिर कभी आपने कुछ ऐसी स्टोरी सुनी होगी कि किसी पर्टिकुलर बंदे को अपने जायदाद में जो उसने बाप दादाओं ने खरीदी थी उसमें से 1000 MRF के शेयर्स मिले। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे मुझे तो 100 ही मिल जाते तो भी बहुत बड़ी बात होती, मतलब मेरा तो बेड़ा पार हो जाता। लेकिन एक्चुअली अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ में ये रिटायरमेंट पे हो या हमारे बच्चे इन चीज़ों को चेरिश कर पाए तो हमें आज से इन्वेस्टिंग शुरू करना पड़ेगी। कुछ ऐसी कंपनीज जो आने वाले टाइम में कंसिस्टेंट ग्रो हो सकती है, कुछ ऐसी कंपनीज जो बहुत स्ट्रांग हैं फंडामेंटली और इनका एक बहुत प्रूवन अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। सो हम चाहेंगे कि हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर पाए और मैं ऐसी कुछ कंपनीज के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो मैं सोच रहा हूँ कि जिसके थ्रू मैं रिटायरमेंट एक प्लान कर पाऊँ। एंड इनफैक्ट अगर इस वीडियो के बारे में बात करूंगा तो मैं आपको बहुत सारे ऐसे इनसाइट्स बताऊंगा, रिसर्च इनसाइट्स जो शायद से आपको पता नहीं होगा, और हम कंपनी के बारे में समझेंगे, उसके बिजनेस मॉडल को समझेंगे जिससे हमें एक कंपिटिटिव एडवांटेज समझ में आए और एक लॉन्जिविटी ऑफ अर्निंग्स ये भी हमें समझना पड़ेगा। एंड ऑल्सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लॉन्ग टर्म में इसका परफॉर्मेंस कैसे हो सकता है। सो विल टेक मल्टीपल केस स्टडीज। ऑफकोर्स ऑल द कंपनीज जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ये मेरा प्रेफरेंस है एंड आई एम नॉट गिविंग एनी बाय सेल रिकमेंडेशन। सो आपको खुद का रिसर्च खुद करना है, दिस इज फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड ये मेरे पिक्स हैं। आपके पिक्स माइट बी डिफरेंट बिकॉज हर किसी का जो एक रिस्क एपेटाइट होता है वो अलग होता है, प्रोसेस अलग होता है इन्वेस्टिंग का, राइट। सो लेट्स डिस्कस अबाउट 10 स्टॉक्स दैट आई एम प्लानिंग टू होल्ड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और यहाँ पर हम कम रिस्क लेने वाली कंपनीज को हमने शॉर्ट लिस्ट किया है। ज़्यादा वॉलिटिलिटी आपको देखने नहीं मिलेगा इनके नंबर्स में भी और इनके मूवमेंट्स में भी। सो काफ़ी स्टेबल स्टॉक्स है, काफ़ी अच्छा प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है और यहाँ पर कोई भी हमने साइक्लिकल बेट्स को इंक्लूड नहीं किया है। सो आपको ये ध्यान रखना है जब आप लंबे समय का एक होराइजन लेके चल रहे हो तो आपको कंसिस्टेंसी मैटर करता है बहुत, और जो एक डोमिनेंस है मार्केट में, एक स्टेबिलिटी है वो भी इंपॉर्टेंट करता है कौन से सेक्टर में और कौन सी इंडस्ट्री में वो कंपनी ऑपरेट कर रही है। सो आप लोग में से जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो, सुन रहे हो, आई एम अ रिसर्च एनालिस्ट विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मार्केट। 360 इन्वेस्टिंग पे हम मार्केट रिसर्च करते हैं बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस, पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है। टेक्निकल्स अगर आप चार्ट रीडिंग में इंटरेस्टेड हो उसके भी हमने पूरे प्लेलिस्ट बना के रखे हैं, आप देख सकते हो। और अलग से 15 सेक्टर एनालिसिस आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं। उसके अलावा और इंसाइटफुल रिसर्च हम टाइम टू टाइम शेयर करते रहते हैं। सो इफ यू रियली एक्साइटेड टू नो अबाउट द मार्केट रिसर्च देन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। So first company that I would love to hold for a longer period of time, that is L&T। अब L&T में अगर आप देखो इट्स अ कॉन्ग्लोमेरेट इस काफ़ी सारे अलग अलग सेगमेंट्स में, लेकिन आप पहले परफॉर्मेंस देख लो। सो बेसिकली यहाँ पर 2026 बहुत स्ट्रॉन्ग नोट पे कंपनी ने चालू किया। अगर आप देखोगे ऑर्डर इनफ्लो एज गॉन अप बाय 33%, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके अलावा रेवेन्यू वॉज अप बाय 16% YoY बेसिस पे, एंड ऑर्डर जो आपका ऑर्डर बुक है दैट वॉज अप बाय 25% YoY बेसिस। सो इनफ्लो फ्रेश ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, ऑर्डर बुक भी इंक्रीज हो रही है, पैट वॉज अप बाय 30%। सो फॉर अ कॉन्ग्लोमेरेट बिजनेस, एक लार्ज कैप कंपनी के लिए 30% पे ग्रो करना, इनफैक्ट 33% पे ऑर्डर इन्फ्लोज लेके आना, आई थिंक दे हैव रियली डन वेल। सो आई थिंक दिस कंपनी, इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है काफ़ी प्रूवन है, इनफैक्ट ग्लोबल लेवल पे भी है। अगर मैं आपको देखता हूँ कंपनी और नए नए सेगमेंट में भी जा रही है, आप यहाँ पर भी देख सकते हो। पहली बात तो आप यहाँ देख रहे हो कि पैट आपका 30% से YoY ऊपर है। फिर नेट वर्किंग कैपिटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ROE अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 17% है एंड कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशन इज पॉजिटिव। सो बेसिकली यहाँ पर मैं ये समझ रहा हूँ कि कंपनी के मेट्रिक्स अगर पॉजिटिव है और कंपनी में ग्रोथ भी आ रही है, सो हम एक बार ये भी देख लेते हैं ग्रोथ कौन से इसमें अलग अलग सेगमेंट से आ रही है। सो एक बार L&T का सेगमेंट कॉम्पोजिशन भी देख लेते हैं। हियर यू कैन सी दैट कंपनी इज मेजरली इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी इज इनटू एनर्जी प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो एनर्जी, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, EPC बिजनेस में भी है कंपनी। देन हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी प्रिसीजन इंजीनियरिंग में है, हैवी इंजीनियरिंग में है। देन IT सेगमेंट में ऑलरेडी सेपरेट लिस्टेड एंटिटी है, LTIM एंड LTTS। लेकिन उसके अलावा दो इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर फास्ट ग्रोथ सेक्टर्स है उसमें भी कंपनी है L&T, दैट इज इन डेटा सेंटर्स एंड सेमीकंडक्टर।
बोथ डेटा सेंटर एंड सेमीकंडक्टर आर ग्रोइंग समवेयर क्लोज टू मोर देन 20% या 20% के अप्रॉक्सीमेटली ग्रोथ है। सो यहाँ पर जितनी भी कंपनीज पास्ट में जो डील हुआ है, नए नए डील्स भी हुए हैं, जैसे HCL का डील हुआ था, उसके बाद CG पावर इज ऑलरेडी इनटू इट, वेदांता इज ऑल्सो गेटिंग इनटू इट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखोगे ये कंपनी भी ऑलरेडी सेमीकंडक्टर में, डेटा सेंटर में है। सो देयर इज मेजर डिमांड इन द इंडिया फॉर बोथ द सेक्टर्स। आने वाले टाइम में हमें देखना पड़ेगा ये कंपनी के जो ये सेगमेंट है सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर क्या स्पेस पे ग्रो हो रहे हैं, दैट कैन ऑल्सो बेनिफिट L&T। सो बेसिकली L&T तो एक स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करती है आपको, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पे गवर्नमेंट खुद भी फोकस कर रही है और इंडिया में काफ़ी इंफ्रा की अभी ज़रूरत है। सो आई थिंक आने वाले 2-3 साल तक और ये थीम लाइमलाइट में रह सकती है। उसके अलावा डेटा सेंटर और बाकी आपका जो सेमीकंडक्टर्स है ये भी काफ़ी डिमांड में रहेंगे। सो अगर हम वैल्यूएशंस देखते हैं तो यू कैन सी दिस इन लास्ट 3 ईयर्स। पीक उनका पी रेशियो जो था L&T का दैट वाज नियर 41 एंड यहाँ से अब नीचे आ गया है, मीडियन के नीचे थोड़ा सा 31 के आसपास आ गया है। ओवरऑल अगर हम इसको EV/EBITDA में देखते हैं, बिकॉज ये कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, सो यू कैन क्लियरली सी दिस के इनका जो मीडियन EV/EBITDA दैट इज 16 और अभी फिलहाल स्टॉक चल रहा है 15 के आसपास। सो प्राइस हैज़ मोर काइंड ऑफ इट हैज़ गॉन साइडवेज। सो अब ये साइडवेज में इंडिविजुअली आपको सपोर्ट एरियाज ढूंढना पड़ेगा। सो बेसिकली यहाँ पर एक देख सकते हो कि रेजिस्टेंस आपको 3900 के आसपास मिल रहा है एंड बॉटम में आपका सपोर्ट जो है दैट इज क्लोज टू 3100। सो ओवरऑल यहाँ पर ये रेंज में अभी फिलहाल L&T चल रहा है। सो आने वाले टाइम में लॉन्गर टर्म होराइजन में अगर आप देखते हो, सो वन ऑफ द स्टेबल कंपनीज जो आने वाले टाइम में प्रॉमिसिंग ग्रोथ डिलीवर कर सकती है। सो नेक्स्ट स्टॉक इज HDFC बैंक। तो हम जब रिटायरमेंट या लॉन्ग टर्म के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें ये सोचना है कि एक लंबा होराइजन में कौन सी कंपनी का डोमिनेंस मेंटेन रहेगा, कौन सी कंपनी के पास में अभी फिलहाल डोमिनेंस है और इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, रेशियोज रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं और एट दिस पॉइंट इन टाइम वैल्यूएशन भी कंफर्टेबल है। सो अब यहाँ पर HDFC बैंक का वैल्यूएशन बहुत कंफर्टेबल मुझे लगता है, बिकॉज पिछले 5 साल में अगर आप देखोगे ड्यू टू वेरियस हेडविंड्स इन द सेक्टर और जो लिक्विडिटी टाइटनिंग हुई थी जिसकी वजह से प्राइस टू बुक वैल्यू कंपनी का 4-5 पॉइंटर से गिर के अप्रॉक्सीमेटली 2.4-2.5 पॉइंटर्स तक आ गया था। सो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड जो रेट कट साइकिल ऑलरेडी शुरू हो गया, यहाँ से रिटर्न रेशियोज भी इंप्रूव होंगे, कंपनी के निम्स भी बेटर हो सकते हैं आने वाले टाइम में। सो ग्रोइंग इकोनॉमी में एक फाइनेंशियल सेक्टर का जो पॉजिटिव रहना, एक फाइनेंशियल सेक्टर पॉजिटिव और एक स्ट्रॉन्ग रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इंडिया बीइंग अ इमर्जिंग मार्केट, हमने बहुत टाइम से देखा है पिछले 10-15-20 सालों में फाइनेंशियल सेक्टर हैज़ रियली क्रिएटेड वेल्थ। बिकॉज HDFC बैंक आप 10 साल 15 साल का रिटर्न निकाल के देखोगे, ओवर हियर यू कैन सी this in last 10 years, see the kind of wealth the company has generated in last 10 years, 20% sales growth, 20% profit growth and 14-15% CAGR returns. In the recent 3 years जो आपके रिटर्न्स हैं वो थोड़े से नॉर्मलाइज हो गए, बट ओवरऑल HDFC बैंक हैज़ रियली डिलीवर्ड गुड रिटर्न्स। सो आई थिंक स्टॉक्स लाइक HDFC बैंक और ICICI बैंक, आई वुड लव दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स to hold for a longer period of time. So the most important matrix that we normally follow in banking and lending business, that is your NPA. सो GNPA और NPA आपने सुना होगा। सो अगर आप NPA काफ़ी ज़्यादा है आपके बैंक का, मतलब आपकी जो एसेट क्वालिटी है दैट इज़ वेरी बैड और इसलिए आपका नुकसान हो रहा है, आप पैसा रिकवर नहीं कर पा रहे हो। सो इन द लॉन्गर टर्म ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो HDFC बैंक इज़ वन ऑफ द बैंक जिसने पिछले 5-10 सालों में बहुत कंसिस्टेंट एसेट क्वालिटी मेंटेन की है और नॉर्मली NPA इनका 0.5 के नीचे उसके आसपास ही होता है। तो बेसिकली ये एक बैंक एसेट क्वालिटी के टर्म्स में और जो रेंज ये ऑफर करती है अपने प्रोडक्ट्स में, मुझे बहुत पर्सनली अच्छी लगती है एंड अभी इस बार इनके वैल्यूएशंस भी काफ़ी फेवरेबल है। सेम गोज विद ICICI बैंक। सो ICICI बैंक भी अगर आप देखोगे इनका प्राइस टू बुक वैल्यू इज ओनली 3.18, नॉट सो मच एक्सपेंसिव। अगर आप इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे पिछले 5 साल में, यू कैन सी द काइंड ऑफ वेल्थ ICICI बैंक हैज़ क्रिएटेड। 500 वाला स्टॉक ऑलमोस्ट 1500 हो गया, इट्स ऑलरेडी गिवन यू 3x रिटर्न्स, जहाँ पर पिछले 2 साल आपके बैंकिंग और ओवरऑल इंडस्ट्री में कोई मेजर ग्रोथ नहीं आया, राइट। सो अगर आप ICICI बैंक को देखोगे, वन ऑफ द आउट परफॉर्मर पिछले 2 साल में, जाके उनके पियर्स जो हैं, चाहे आप एक्सिस बैंक ले सकते हो या इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC, ऑल दिस पियर्स हैव स्ट्रगल्ड बिग टाइम, बट ICICI बैंक हैज़ रियली आउट परफॉर्म। सो जो अभी हमने रिसेंट में देखा कि जो हुआ है एशियन पेंट्स के साथ में, कि ऑलरेडी एक डोमिनेंस उनका था मार्केट में, एक ऑलरेडी सस्टेनेबल बिजनेस था और उसके बाद में बिरला ओपस आ गया और भी दूसरे JSW पेंट्स वगैरह आ गए। सो जिससे मार्केट शेयर में थोड़ा सा इंपैक्ट हुआ, मार्जिन्स पे भी इंपैक्ट हुआ। तो सेम चीज़ अभी फिलहाल अल्ट्राटेक भी कर रहा है, दे आर गेटिंग इनटू
केबल्स एंड वायर्स। और इसलिए आप देखोगे नेक्स्ट स्टॉक जो मुझे अच्छा लगता है, जो बहुत साल से मेरा फेवरेट स्टॉक था, दैट इज अल्ट्राटेक सीमेंट। सो अल्ट्राटेक इज नेक्स्ट स्टॉक जो हम यहाँ पर लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। सो आई टेल यू व्हाट इज हैपनिंग इन अल्ट्राटेक एंड सीमेंट इंडस्ट्री। अब सीमेंट इंडस्ट्री में मैं आपको बहुत नटशेल में बताऊंगा चीज़ें क्या हो रही है। ब्रॉडली आने वाले 4-5 साल में सीमेंट इंडस्ट्री भी कंसोलिडेट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 2-3 बड़े प्लेयर्स हैं जो मुझे दिख रहे हैं। एक जेके ग्रुप में जेके सीमेंट वगैरह एक बड़ा प्लेयर है। उसके अलावा आप देख सकते हो कि अडानी एक बहुत बड़ा प्लेयर बनते जा रहा है, बिकॉज उन्होंने काफ़ी सारे एक्विजिशंस कर लिए। एसीसी उन्होंने खरीद लिया। अंबुजा इज ऑल्सो नाउ अंडर अडानी ग्रुप। सो बेसिकली लॉट्स ऑफ बिजनेस आर नाउ गेटिंग कंसोलिडेटेड अंडर अडानी ग्रुप, जो सीमेंट सेगमेंट में है। इनफैक्ट अल्ट्राटेक इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। वैसे केशोराम हो गया, या फिर आप देखोगे तो इंडिया सीमेंट्स में उन्होंने एक्वायर कर लिया। एंड अल्ट्राटेक इटसेल्फ इज इंक्रीजिंग इट्स कैपेसिटी। सो अल्ट्राटेक अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहा है, अडानी ग्रुप अपना कैपेसिटी बढ़ा रहा है। मतलब छोटे प्लेयर्स जो है वो या तो इनको देके चले जाएंगे पूरा बिजनेस, बड़े प्लेयर्स ही बच जाएंगे यहाँ पर। और इसलिए अगर आप रिसेंट में देखोगे तो काफ़ी सारी कंपनीज ने, अल्ट्राटेक अडानी ग्रुप में भी कंपनीज ने प्राइस हाइक्स करना शुरू कर दिया है, जो पिछले 1-2 साल से वो नहीं कर रहे थे। इसलिए आप ये देखोगे अल्ट्राटेक में अगर 3 साल का मैं आपको प्राइस परफॉर्मेंस दिखाता हूँ, यू विल सी पिछले 1 साल में ही मेजरली ग्रोथ आया था। मतलब 2023-2024 में ही ग्रोथ आया मेजरली। उसके पहले 2021-2022 में स्टॉक उतना अच्छा नहीं करा था। पिछले 2 साल में यू विल सी मेजर ग्रोथ हैपनिंग इन द स्टॉक, राइट। उसके पहले कोई मेजर यहाँ पर 2021 के बाद से 2023 तक कोई ग्रोथ नहीं था, और 2023 के बाद से इसमें ग्रोथ आया। तो दिस इज हिस्टोरिकल शिफ्ट व्हाट इज हैपनिंग इन द सीमेंट इंडस्ट्री। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अल्ट्राटेक विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी, क्योंकि अडानी ग्रुप में लोगों को, इन्वेस्टर्स को अभी भी कॉन्फिडेंस कम है। एंड दैट्स द रीजन यू विल सी प्राइस डिफरेंस में भी। मैं आपको अंबुजा का चार्ट दिखाता हूँ, यू कैन क्लियरली सी दिस। अंबुजा और एसीसी दे बोथ आर नॉट परफॉर्मिंग, सी ओवर ईयर। पिछले 3 साल में अंबुजा एसीसी का कोई परफॉर्मेंस नहीं है। वेरल्स अल्ट्राटेक सीमेंट, जेके सीमेंट, दीज गाइज हैव ट्राइड टू मेड न्यू हाइज एंड दे आर ऑलरेडी रनिंग नियर न्यू हाइज, राइट। सो बेसिकली पॉजिटिव ट्रेंड आपको अल्ट्राटेक सीमेंट और जेके सीमेंट वगैरह में मिल जाएगा, बट दैट इज़ नॉट द केस विथ एसीसी एंड अंबुजा। सो यहाँ पर इन्वेस्टर का ट्रस्ट का कॉन्फिडेंस भी अडानी ग्रुप को लेके क्लियरली विजिबल है। इसके अलावा अगर आपको और डिटेल जानने हैं सीमेंट इंडस्ट्री के ऊपर, तो आप मेरा ये वाला एनालिसिस देख सकते हो। इसमें मैंने कंप्लीट सीमेंट इंडस्ट्री को कवर किया है। अब नेक्स्ट कंपनी जो मुझे बहुत पॉजिटिव लगती है और मैंने रिसेंट में कवर किया था, हमने अपने यूट्यूब चैनल में इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, दैट इज़ भारती एयरटेल। सो मैं आपको भारती एयरटेल के बारे में भी बताता हूँ। लेट्स टेक भारती एयरटेल। ओके, सो भारती एयरटेल का ओवरऑल मार्केट कैप हो गया अप्रॉक्सीमेटली 11.5 लाख करोड़। इट्स अ वेरी बिग कंपनी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप कंपनी का पेग रेशियो देखोगे तो इट्स जस्ट 0.5। सो आई थिंक यहाँ पर कंपनी जो ईवी बाय एबिटा चल रहा है अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 12 के ईवी बाय एबिटा पे चल रही है, एंड पी रेशियो इज़ क्लोज टू 38। सो आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसका मैं आपको रीज़न ये बताता हूँ। पहले परफॉर्मेंस देख लेते हैं। पिछले 5 साल में भारती एयरटेल हैड अ फिनोमिनल रन, जहाँ पर आप देख सकते हो 500 वाला स्टॉक ऑलमोस्ट 2000 हो गया। तो पिछले 3-4 साल में कंपनी हैज़ ऑलरेडी ग्रोन 4x। तो अब ये 4x जो स्टॉक प्राइस हुआ है, इसके पीछे की हम कहानी देखते हैं। तो मैं आपको एक ही मैट्रिक्स लेके आता हूँ जो हम टेलीकॉम में नॉर्मली देखते हैं, दैट इज़ योर आरपू। सो आरपू का मतलब क्या होता है? यू कैन सी ओवर हियर आरपू 246-250 रुपीज़ के आसपास है। सो आरपू इज़ एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। तो मतलब जितना एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, जितना पर यूज़र रेवेन्यू बढ़ेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे नए नए यूज़र्स और भी यूज़ करते जाएंगे, मोबाइल फ़ोन्स एंड डेटा यूजेज होते जाएगा। उसके अलावा जो एग्जिस्टिंग यूज़र्स हैं उनके ऊपर मार्जिन इंक्रीज़ होएगा, बिकॉज जो पहले 200 रुपये एवरेज भर रहे थे आज वो 250 वाला प्लान ले रहे हैं, 300 वाला प्लान ले रहे हैं। सो एज ARPU goes on increasing, the profitability increases, and you will see over here cash flow is also improve for Bharti Airtel. तो इन द पास्ट यू कैन सी 2017-18 में जब टेलीकॉम इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन चल रहा था, जैसे रिलायंस जियो केम इनटू द पिक्चर, राइट। सो रिलायंस जियो आने के बाद में सारे ही जो छोटे प्लेयर्स थे वो बाहर हो गए मार्केट से, एंड नाउ इंडस्ट्री इज ओनली लेफ्ट आउट विथ 3 प्लेयर्स, जहाँ पर आपका भारती एयरटेल है और रिलायंस है एंड वोडाफोन आइडिया है। वो कब तक चलेगा नो वन नोज, बट ये दोनों स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, रिलायंस एंड योर भारती एयरटेल। अब भारती एयरटेल जो आपको 28,000 का कैश फ्लो ऑपरेटिंग बना रही थी, वो आज 98,000 का कैश फ्लो ऑपरेटिंग बना रही है। दैट्स अ बिग डिफरेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी डिसेंट मार्जिन्स भी कमा रही है। यू कैन सी हियर
कैसे 42% का आपका मार्जिन जो है कोविड वाला 45% वाला 55% तक चले गया, राइट, ट्रेलिंग 12 मंथ में। तो बेसिकली देयर इज एक्सपांशन इन मार्जिन, कैश फ्लो इंप्रूव हुआ है, बिजनेस का जो मैट्रिक्स है वो इंप्रूव हुआ है, एंड आरपू इज ऑल्सो गोइंग ऑन अ हायर साइड। सो मुझे लगता है कि ये एक कंसिस्टेंट कंपनी कंपाउंडर बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक क्लियर डोमिनेंस दिख रहा है आपको कि आने वाले टाइम में कोई मेजर है नहीं, बिकॉज अब टेलीकॉम इंडस्ट्री इट्स अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। सो यहाँ पर नए मतलब कोई भी नए कंपनी को एंटर करने के लिए, कोई बिजनेस टाइकून को एंटर करने के लिए बहुत पैसा लगेगा, हर कोई अंबानी नहीं होता, राइट। सो इसलिए भारतीय एयरटेल आई थिंक आने वाले टाइम में अच्छा मोमेंटम ग्रोथ कर सकती है। सो नेक्स्ट स्टॉक दैट आई वुड कंसिडर दैट इज NSDL। रिसेंट में NSDL लिस्टेड हुआ है, बोथ NSDL एंड CDSL आर गुड बिजनेस मॉडल। वन NSDL particularly is more focused towards your institutional corporates, and CDSL is more focused towards your retail category, retail individual investors. So hence you will see there's NSDL 25,000 crore का कंपनी है, अप्रॉक्सीमेटली इट इज 78 का P मल्टीपल पे अभी फिलहाल ट्रेड हो रहा है। तो आई वुड से the valuations are a bit expensive with the kind of market stagnant what we have seen in the recent times. The volatility of the market is huge and there is no major clear picture, no major clear momentum. So I think with lot of uncertainties in the near term, this risk reward might get favorable अगर थोड़ा सा markets में correction आता है, NSDL CDSL में correction आता है, because हमने NSDL CDSL के केस में पहले भी देखा था कि हमने काफ़ी बार हमारे चैनल पे डिस्कस भी किया कि CDSL नॉर्मली 40 PE के आसपास में CDSL इज़ मोर कंफर्टेबल। सो NSDL का अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर रिसेंट में लिस्टेड है, कोई मेजर डेटा आपके पास में नहीं है यहाँ पर। ओवरऑल अगर आप पिछले 2-3 साल में आपको परफॉर्मेंस बता देता हूँ यहाँ पर। सो इन द लास्ट 3-4 years you will see this the profit operating margins for this company is close to 30% 35% के आसपास, जो भी गिर के 26% आ गया है। सो यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हो कि सेल्स जो है दैट हैज़ इम्प्रूव्ड अ क्वाइट लॉट, 60% का सेल्स ग्रोथ है, लेकिन वो भी आस्ते आस्ते डिटोरिएट हो रहा है। सो इन दिस ईयर 2025 में थोड़े से मिक्स नंबर्स आपको देखने मिलेंगे। आई थिंक सो कि 80 का P मल्टीपल माइट नॉट बी सस्टेनेबल। सो आने वाले टाइम में करेक्शन आता है तो दिस कैन गिव यू गुड रिस्क रिवॉर्ड, बट ओवरऑल मैं लॉन्गर पर्सपेक्टिव से यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि ये NSDL CDSL ऐसा बिजनेस मॉडल है, लेकिन लॉन्गर समय में मुझे नहीं लगता है कि जब तक कोई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होगी तो तब तक इनको कोई डिसरप्ट कर पाएगा। सो आई थिंक बोथ दिस प्लेयर्स माइट डू वेल इन द अपकमिंग फ्यूचर। सो एक और कंपनी जो मुझे लगता है कि जब तक मार्केट्स रहेगी, जब तक इन्वेस्टर्स रहेंगे, हम और आप रहेंगे, तब तक वो भी रहेगा, और पिछले 100-150 साल से वो है, दैट इज़ BSE। सो एक्सचेंज वाली कंपनी जो NSE BSE, उसमें आप देखोगे काफ़ी सारे ट्रैक्शंस रिसेंट में। प्री IPO में चाहे आप NSE का भाव देखो 1600 रुपये से आप देखोगे तो 2200-2300 तक चले गया था। इनफैक्ट अगर आप BSE में देखोगे तो पिछले एक मतलब 2-3 साल में आप देखोगे तो इट हैज़ ऑलरेडी गॉन अप बाय मोर देन 7-8x। सो आप यहाँ पर BSE का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ पर सी दिस BSE लिमिटेड, राइट। सो BSE लिमिटेड का आप चार्ट प्राइस देख सकते हो इन द लास्ट 3 years हाउ द स्टॉक हैज़ परफॉर्म्ड, राइट फ्रॉम 300-400 रुपीज़ द स्टॉक हैज़ ऑलमोस्ट रीच अ हाई ऑफ 3000। सो इट्स ऑलरेडी अप बाय 10x इन द लास्ट 3-4 years। सो आप ये देख सकते हो अब यहाँ पर इनका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल काफ़ी एलिवेट हो गया है। आप देखोगे तो रिसेंट में इट वाज अप बाय अप्रॉक्सीमेटली इट वाज 90 एंड अभी फ़िलहाल गिर के 55-60 पे आ गया है। लंबे समय में नॉर्मली आप देखोगे तो 20-25% के आसपास का मुझे लगता है सेल्स ग्रोथ एवरेज आउट आ सकता है मतलब प्लेटफॉर्म बिजनेस को। सो अगर आप BSE को देखोगे तो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दिस मैसिव रन इज दैट देयर इज डाइवर्सिफाइड बिजनेस, और नए नए बिजनेस एंटर कर गए। बेसिकली अगर आप देखोगे म्यूचुअल फंड बुक बिल्डिंग में जो BSE स्टार MF का एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ से म्यूचुअल फंड्स के लिए जो आपको यूज़ किया जाता है, वहाँ से भी रेवेन्यू कंपनी को काफ़ी अच्छा आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनीज इनटू इक्विटी, इनटू डेट, इक्विटी डेरिवेटिव्स के नए प्रोडक्ट्स आ गए। कंपनी के अलग से डेटा फीड्स और सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, सो बेसिकली ये सब कंपनी सर्विस भी दे रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी इज़ इनटू इक्विटी लिस्टिंग। सो आपको जो बड़ी क्रीम आती है कॉर्पोरेट बुक से, वो भी कंपनी के पास में आ रही है। और आई थिंक रिसेंट 2 साल में काफ़ी सारे IPOs भी आए, तो NSE BSE दोनों को उससे भी बेनिफिट
जनरेट होता है. सो दैट्स हाउ दिस कंपनी हैज़ डेवलप्ड मल्टीपल सेगमेंट्स जहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, और इसलिए रिसेंट टाइम्स में आप देखोगे तो कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी एक्सपांड हुआ. यू कैन सी दिस परफॉर्मेंस इन द लास्ट 3 years. 56% का सेल्स ग्रोथ है, 70% का प्रॉफिट ग्रोथ है, एंड दैट्स हाउ द स्टॉक प्राइस इज ऑल्सो रिवॉर्डेड 112%. सो आई थिंक सो ओवरऑल अभी जो फिलहाल करेक्शन आया है इट वॉज वेरी मच जस्टिफाइड विद द काइंड ऑफ मोमेंटम BSE ऑलरेडी हैड इन द प्रीवियस टाइम्स. बट हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, लंबे समय की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म. सो लॉन्ग टर्म में आई थिंक BSE इज वन ऑफ द स्टॉक्स जो आने वाले टाइम में NSE BSE बोथ द एक्सचेंज कंपनीज कैन डू रियली वेरी वेल. बट आपको इंडिविजुअली इसको आपके एंट्री पॉइंट्स एग्जिट पॉइंट्स को आपको एसेस करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने पहले भी बोला वी आर नॉट गिविंग एनी बाय सेल रिकमेंडेशन, लेकिन कंपनी का जो एक डोमिनेंस है वो काफ़ी क्लियरली आपको यहाँ पर दिखता है और काफ़ी क्लियर मोड दिखता है, और एंट्री बैरियर भी स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज कोई भी कल को उठ के एक्सचेंज खड़ा नहीं कर सकता है और compete नहीं कर सकता है BSE को जो ऑलरेडी 100 साल पुराना एक्सचेंज है. So one more company that we are looking through a long-term vision, that is your Polycab. So Polycab, why Polycab? Because पिछले अगर आप 10 साल में देखोगे वन ऑफ द स्मूथ ट्रैक रिकॉर्ड्स अगर आप जो देखते हो इंडस्ट्री में, दैट इज़ पॉलीकैब. मिड कैप से ऑलमोस्ट लार्ज कैप की तरफ ये कंपनी आती हुई, दैट इज़ योर पॉलीकैब. आप यहाँ पर पॉलीकैब का आप चार्ट देख सकते हो. 1,08,000 करोड़ की कंपनी ऑलमोस्ट हो गई है. पिछले 5 साल में आप देखोगे तो इन 2021 द स्टॉक प्राइस वॉज क्लोज टू 1,000 रुपीज़. 10,000 से स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 8,000 तक हो गया, मतलब 1,000 से ऑलमोस्ट 8,000 तक चले गया स्टॉक प्राइस, 7,500. सो इट्स ऑलरेडी 7x बैगर इन लास्ट 4 years 5 years. और इसका सस्टेनेबिलिटी और एक कंसिस्टेंसी ऑफ मार्जिन देखो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप देखोगे पिछले 2020 में पोस्ट कोविड 13% का मार्जिन था. कंपनी हैज़ स्टिल मेंटेन 13-14% मार्जिन, और आने वाले टाइम में हो सकता है 15% भी अचीव कर पाएगी. सो लॉन्गर स्केल में कंपनी हैज़ डन अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट्स. अपार्ट फ्रॉम दैट जो एक पावर का जो थीम है, जो कैपेसिटी हम देख रहे हैं आने वाले टाइम में, काफ़ी सारा कैपेसिटी हम ऐड ऑन करने वाले हैं रिन्यूएबल एनर्जी में भी और बाकी दूसरे एनर्जी में भी. अगर आप देखोगे हाइड्रोजन या फिर थर्मल एनर्जी, ये सब की हमें ज़रूरत पड़ती ही रहेगी, बिकॉज इंडिया का प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है आने वाले टाइम में पावर में. सो अगर आप पावर में देखोगे, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में देखोगे, तो केबल्स एंड वायर्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी. एंड इट इज़ ऑल्सो प्रॉक्सी प्ले टू योर रियल स्टेट, बिकॉज रियल स्टेट में भी आपको वायर्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है. सो चाहे आप पावर डिवीजन लो या फिर ओवरऑल ग्रोथ में इंडिया का जो एक ग्रोथ स्टोरी है उसमें आपको पावर्स एंड केबल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी. एंड इसलिए मुझे लगता है वन ऑफ द डोमिनेटिंग प्लेयर्स जो इंडस्ट्री में है दैट इज़ पॉलीकैब. सो आई थिंक जो पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से कंपनी ने जो ग्रोथ डिलीवर किया है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप देख सकते हो आप पिछले 5 साल में 20% का ग्रोथ डिलीवर किया है सेल्स में, 20% प्रॉफिट ग्रोथ. सो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड कंपनी माइट रेप्लिकेट द सिमिलर परफॉर्मेंस. सो मुझे लगता है कि ये कंपनी जो है वो बेटर दिख सकती है. अब आते हैं यहाँ पर वैल्यूएशन पे. तो पहले जब ये कंपनी पी रेशियो के अगर हम देखते हैं तो 4-5 साल पहले ये कंपनी का पी मल्टीपल वॉज क्लोज टू 36-35 के आसपास था. एंड अगर आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर पोस्ट कोविड 22-23 के पी मल्टीपल पे थी, लेकिन वो टाइम पे इतना मेजर ग्रोथ आपको नहीं दिख रहा था EPS में. EPS ग्रोथ स्टार्टेड फ्रॉम 2022 जब आपका पावर का नया जो आपके बाकी सेगमेंट्स डिफरेंट वर्टिकल स्टार्टेड ट्रिगरिंग फायरिंग. सो वहाँ पर आप देख सकते हो EPS ग्राफ जस्ट गॉन थ्रू द रूफ्स. और आप यहाँ पर देख सकते हो बिकॉज देयर वाज अ अपवर्ड ट्रेजेक्टरी इन EPS ग्राफ, यू कैन सी दिस पी री रेटिंग ऑल्सो हैपनिंग. सो पी री रेट करके 63 तक हो गया था, आज वो पी रेशियो आपका 45 से 50 के आसपास है. तो मुझे लगता है इसका जो मीडियन पी रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 35 मतलब 35 के आसपास हो सकता है. सो अगर ये 5 साल के होराइजन में जो 45-35 का पी रेशियो के बीच में अगर आता है, सो रिस्क रिवॉर्ड बेटर हो सकता है फॉर लॉट ऑफ फ्रेश लेग्स अगर मार्केट्स की बात करते हैं तो जब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी की बात करते हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंजम्पशन रखता है. और व्हेन इट कम्स टू कंजम्पशन एंड डोमेस्टिक ग्रोथ, तो आप एक जो कंपनी देखते हो जो हमेशा आपको ग्रोथ में काफ़ी अच्छे नंबर्स डिलीवर करी है, दैट इज़ योर बजाज फिनेंस. बिकॉज कंज्यूमर अप्लायंसेज हो गया, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हो गया, जो भी हम नॉर्मल डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर हो गया, AC हो गया, मिक्सर हो गया, मोबाइल फ़ोन्स हो गया, ये सब हम कहीं ना कहीं फाइनेंस करके लेते हैं. बजाज फाइनेंस इसलिए काफ़ी पिछले 10-15 साल में वेल्थ क्रिएट किया है. मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये
ये चीज़ें स्लो नहीं होगी, बिकॉज जैसे जैसे और टायर 2 टायर 3 सिटीज़ जो है वो स्मार्ट सिटीज़ बनते जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा। सो मुझे लगता है कि ये जो लोगों का एक एस्पिरेशनल वैल्यू होता है ना, वो हमेशा ही चलते रहेगा आगे, और इसलिए बजाज फाइनेंस कैन डू रियली वेरी वेल। अभी कुछ लोग ऐसे बोल सकते हैं कि बजाज फाइनेंस को शायद उतने अच्छे ग्रोथ नंबर्स नहीं आएंगे गोइंग फॉरवर्ड, एवरीथिंग इज़ ट्रू, बट हो सकता है कि मतलब ये जो एक हम लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हैं, बिकॉज 20 साल पहले किसी ने ये नहीं सोचा था कि बजाज फाइनेंस इतना बड़ा बन जाएगा। कि आज अगर आप बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप देखोगे, इट्स ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़। तो 20 साल पहले किसी ने ये नहीं सोचा था। तो कंपनी क्या है कि बीच में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, ख़राब फेज़ भी आएगा, अच्छा फेज़ भी आएगा, बट वी बेट ऑन द मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट कितना साउंड है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, और ये कंपनी ने क्या अचीव किया है स्केलेबिलिटी में। सो आज जो स्केलेबिलिटी कंज्यूमर फाइनेंस में जो बजाज फाइनेंस का है, आई डोंट थिंक कि बाकी कंपनीज इसको अचीव कर सकते हैं या फिर इसको रेप्लिकेट कर पाना बहुत ही आसान होगा। सो आई थिंक इसलिए बजाज फाइनेंस आने वाले टाइम में कैन बी अ गुड लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर। In the last 5 years you can see this 20% sales growth है, 26% profit growth है, and stock price CAGR has delivered 22% returns. In the recent 3 years there was a kind of a liquidity crunch in the system. Apart from that rural economy का जो growth है वो काफ़ी absent था. That's the reason हमने देखा कि FMCG के stocks में performance नहीं आया, and unsecured lendings वगैरह में negatively impact किया है काफ़ी जगह पे. So liquidity tightening का भी impact आया overall ground level पे अगर आप देखोगे economy में, and also it has impacted few of the financials for the stocks. So बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखते हो वापस से ट्रेलिंग 12 मंथ में 25% का सेल्स ग्रोथ आ गया है और 17% का प्रॉफिट ग्रोथ आ गया है, एंड स्टॉक इज ऑलरेडी अप बाय 30% दिस ईयर. सो आई थिंक वन ऑफ द स्टॉक्स जो आने वाले टाइम में बेटर कर सकता है कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स जो ऑलरेडी है, दैट इज बजाज फाइनेंस. So one of the stocks that we are considering for long term, that is your Bharat Electronics. With the kind of geopolitical tensions around the world, जब हर जगह पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, एंड हर देश अब आत्मनिर्भर बनना चाहता है, स्पेशली इन डिफेंस. हर कंट्रीज अपनी अपनी ताकत दिखा रही है, नई टेक्नोलॉजी कर रही है. सो बेसिकली मुझे लगता है कि ये ट्रेंड जो है वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा. इट्स लाइकली टू स्टे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एंड इंडिया इस चीज़ को समझ चुका है, इसलिए हम हेवीली डिफेंस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं. दैट्स द रीज़न पिछले 2-3 साल में हमने डिफेंस में काफ़ी सारे अच्छे पिक्स लिए हैं, आप लोगों के साथ में शेयर भी किए, और डिफेंस में वी हैव मेड गुड मनी. बट डिफेंस में एक जो कंपनी है जो काफ़ी कंसिस्टेंट रही है, दैट इज़ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स. अगर आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करोगे, ये भी लार्ज कैप कंपनी है, 2,80,000 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली मार्केट कैप है, 50 का इनका पी रेशियो है, रिटर्न रेशियोज ROC ROE बोथ आर डिसेंट, अप्रॉक्सीमेटली 30% के आसपास है. कैश रिच कंपनी है, डेट टू इक्विटी 0. इनफैक्ट अगर आप पिछले 4-5 साल में देखोगे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है. यहाँ पर आप देख सकते हो 16% अप्रॉक्सीमेटली सेल्स ग्रोथ इन लास्ट 3 ईयर्स, 30% प्रॉफिट ग्रोथ इन लास्ट 3 ईयर्स, एंड 50% स्टॉक प्राइस CAGR. सो आई थिंक दैट्स द रीज़न. बहुत मल्टीपल मोमेंटम, मतलब एक कंपाउंडर स्टोरी रहा है BEL. अगर आप यहाँ पर पिछले 5 साल में इनका प्राइस देखते हो, यू कैन सी दिस. In last 5 years post COVID also, the stock was trading somewhere close to 40-50 rupees, and it has reached a level of 400. So it's already 10 bagger, तो 10x यहाँ पर भी स्टॉक हो गया है. So basically consistent growth है, बहुत स्टेबल स्टॉक है, यहाँ पर ज़्यादा वोलेटिलिटी आपको देखने नहीं मिलेगी. बट मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि इनका जो रेवेन्यू भी है ना वो काफ़ी रिकरिंग प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, मतलब रिकरिंग बिजनेस मॉडल भी है, और बहुत ज़्यादा लॉन्ग डेटेड साइकिल्स नहीं है. सो आई थिंक कि ये वाला एक स्टॉक जो है वो आने वाले टाइम में बेटर रिटर्न रेशियोज प्रोवाइड कर सकता है. यहाँ पर जो 50 का पी मल्टीपल है, पी रेशियो के हिसाब से मुझे लगता है थोड़ा सा एलिवेटेड है, बिकॉज अगर आप मीडियन में देखोगे दैट इज़ क्लोज टू 30. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम इसका EV बाय एबिटा देखते हैं, सो EV बाय एबिटा पे अगर आप वैल्यू करते हो इसको तो अप्रॉक्सीमेटली 35 है यहाँ पर, जो मुझे लगता है कि 20 के आसपास, 20-25 के आसपास होना चाहिए. सो एट दिस पॉइंट इन टाइम थोड़ा सा एलिवेटेड है वैल्यूएशंस, बट द स्टॉक इज इन अप ट्रेंड. लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर ये डिफेंस वाला ग्रोथ स्टोरी हमारे यहाँ पर इंटैक्ट रहता है तो मुझे लगता है दिस कैन बी वन ऑफ द बेनिफिशियरीज. सो इफ यू रियली लव दिस वीडियो एंड द कंटेंट, जस्ट इन द लाइक बटन. दिस वाज माय 10 स्टॉक्स. आपके क्या 10 स्टॉक्स है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो. ऑल्सो अगर आपके पास कुछ भी डाउट्स है, फील फ्री टू हिट द कमेंट सेक्शन. आने वाले टाइम में और रिसर्च वीडियोस हम लेके आते रहेंगे. दिस वाज जस्ट अ ओवरव्यू वीडियो, बिकॉज यहाँ पर हमने कोई भी स्मॉल कैप मिड कैप को मेजरली कवर नहीं किया है. दैट वाज बिकॉज हम एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड चाहते हैं और एक ऐसी सेक्टर को कवर करना चाहते हैं जिसकी लॉन्जिविटी बहुत ज़्यादा हो. बिकॉज अभी रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखोगे AI ड्रिवन, क्लाउड ड्रिवन, काफ़ी सारे टेक ड्रिवन नए नए थीम्स आ रहे हैं मार्केट में, लेकिन उनकी लॉन्जिविटी कितनी रहेगी, बिकॉज इट्स अ टेक ड्रिवन स्टोरी, तो लंबे समय तक चलेगी या नहीं चलेगी इस पर थोड़ा
डाउट होता है कभी ना कभी, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रप्शंस हैपनिंग अक्रॉस द ग्लोब, राइट। सो मुझे लगता है कि इसलिए जो ये सेफर बेट्स को हमने यहाँ शॉर्टलिस्ट किए थे। आपके पास कुछ और सजेशंस होंगे तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप आने वाले टाइम में और रिसर्च ओरिएंटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो हिट कर दीजिए सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन, ताकि एनालिसिस आपके मिस ना हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मार्केट रिसर्च में हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर करते हैं जो हम शेयर करते हैं टेलीग्राम चैनल पे। 360 इन्वेस्टिंग का टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, 360investing.in ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर हम ब्लॉग्स भी लिखते हैं, वो भी आप जाके ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हो। और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स के साथ में शेयर कर सकते हो, हमारे चैनल को शेयर कर सकते हो, ताकि उनको भी एक वैल्यूएबल प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर प्योर रिसर्च शेयर की जाती है, इनसाइट्स और फ्रेमवर्क्स बताए जाते हैं। आने वाले टाइम में हम और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस लेके आते रहेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग, बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रेटजी। थैंक यू।